वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको ना एसएसटी का आपका एग्जाम है तो यहाँ पे रिवीजन की एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की बुक के रिगार्डिंग। हिंदी मीडियम काफी वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ तो ये इंग्लिश मीडियम वीडियोस रहेगी। हिंदी मीडियम देख सकते हैं क्योंकि समझाना तो हिंदी में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है सपोर्टिंग मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, उसी से मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। देखिए जो प्रोडक्शन है ना उसके लिए चार चीजें मेन चीज होती हैं। इसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो लैंड जो है ना वो क्या करती है, जमीन भूमि सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके बिना कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर कुछ ना सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो जमीन ही है। लेबर जो हम वर्कर जो काम करेंगे, कैपिटल जो पैसा लगाया जाएगा। और पैसा ना दो प्रकार का है, एक है मतलब कैपिटल दो प्रकार की है, एक है फिक्स कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जो एक बार हम खरीदेंगे वो लंबे समय तक चलेगी। जैसे एक किसान ने एक हल खरीद लिया, ठीक है, या उसने मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली या टूल्स खरीद लिया, वो क्या है, फिक्स कैपिटल है। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो वो प्रोडक्शन कर रहा है ना उसमें उसका यूज किया जाता है और वो यूज होने के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, कैश हो गया, क्योंकि कैश से हम कोई सामान खरीद लेंगे। सीड्स हो गए, ये क्या है, वर्किंग कैपिटल है। और ह्यूमन कैपिटल, एक इंसान को कब कैपिटल कहा जाएगा, एग्जाम में आ जाता है अलग से क्वेश्चन। एक इंसान को ह्यूमन कैपिटल तब कहा जाता है जब उसके अंदर स्किल हो, एजुकेशन हो, जब वो हेल्थी हो। ठीक है, एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, सेकंड चैप्टर में वो तो। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन कैपिटल में ही कि ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में एजुकेशन का क्या रोल है, ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में हेल्थ का क्या रोल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो 5 पॉइंट्स में बना के लिख दोगे, उसके बारे में बता दोगे। पहले बताना, ये जो ह्यूमन कैपिटल है ना, ये जब प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जब उसमें स्किल है, जो उस देश की इकोनॉमिक लेवल को डेवलपमेंट में हेल्प करेगा ना, वो है ह्यूमन कैपिटल। अगर आप जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं वो अगर कमा नहीं रहे ना, तो वो अभी ह्यूमन कैपिटल नहीं है वो। और आप अगर बच्चों की बात करो ना, आप पता कौन हो, आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो। आपकी पूंजी, आप ना ह्यूमन कैपिटल का अभी निर्माण हो रहा है आपका। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होगा, मतलब वो आपका निर्माण पूछ रहा है कैसे होगा, आप इस देश के लिए प्रोडक्टिव कब होगे, कब इस देश को कमा के दोगे। तो आप बोलोगे कि सर जब हमें स्किल मिलने लग जाए, जब हमें एजुकेशन मिल जाए, जब हम इस देश में एम्प्लॉयमेंट लेके अर्निंग करने लग जाए। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोसीजर है ना, एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, ये सारे के सारे जो है ह्यूमन कैपिटल को बनाने में हेल्प करते हैं। अब देखो 3 प्रकार के सीजन होते हैं, रेनी, विंटर, समर। आपको पता है ये जो पालमपुर की जो स्टोरी पढ़ रहे हैं ये एक रियल स्टोरी नहीं है, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, ताकि बच्चों को समझ आ सके कि एक गांव के अंदर कैसे कैसे सिचुएशन पाई जाती है, क्या क्या चेंज होते हैं, इस तरीके से। तो अगर रेनी सीजन पूछेगा तो जुलाई से अक्टूबर में, इसमें ज्वार बाजरा, ये पालमपुर के हिसाब से बताया गया। विंटर सीजन रबी, ठीक है, रबी याद करने का तरीका जैसे रबी है, ग्राम हो गया, ठीक है, याद कर लेना, बर्ली, व्हीट, ये सब सर्दी में उगाई जाने वाली फसलें हैं। पोटैटो हो गया। और समर सीजन में जो है जैद उगाई जाती है, ठीक है, जैसे जितने भी बेल वाले होते हैं ना, बेल वाले जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, तरबूज वगैरह, वो सब इसमें आते हैं। अब देखो इसके अंदर ना एक मल्टी क्रॉपिंग होता है और एक होता है इंटर क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब होता है जब हम एक ही खेत में ना या एक जमीन के टुकड़े पर दो या दो से ज्यादा फसल मिक्स करके उगा देते हैं ना, तो वो मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, या आप यूं बोलते हो कि एक ही जमीन पे जब एक से ज्यादा फसल उगा दी जाती है। और इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही खेत में फसल तो एक से ज्यादा उगाई जाती है लेकिन उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। ये एक बार क्वेश्चन आ गया था कि 1 हेक्टेयर में कितनी वैल्यू होती है, तो 10,000 स्क्वायर मीटर होता है 1 हेक्टेयर में। ठीक है, तो अगर आपसे नॉर्मली पूछे कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग में क्या डिफरेंट है, तो आप अपने आप बता दोगे कि ट्रेडिशनल फार्मिंग जो होती है वो स्मॉल लेवल पर होती थी, इसमें ट्रेडिशनल सीड्स का यूज किया जाता था। ठीक है, इसमें जो है नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं जैसे गाय वगैरह, बैल वगैरह, इनका ज्यादा यूज किया जाता था। और जो मॉडर्न फार्मिंग है इसमें लेबर को हायर किया जाता है क्योंकि ये बड़े लेवल पर होती है। ये इसमें HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी, जो बीज होते हैं ना अच्छी किस्म के बीज, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। एग्जाम में आता है कि चमत्कारी बीज किसे कहा गया, ठीक है, मिरेकल सीड किसे कहा गया, तो आप बोलोगे HYV सीड को, क्योंकि इससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है।
ठीक है, तो ये सारे आपको प्रैक्टिस के तौर पे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? तो अगर आपसे पूछ रहा ना ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है ना, तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन था। ये 1960 के डिकेड में आया था। इसमें क्या किया गया था, एच सीड्स का यूज किया गया था, मॉडर्न टेक्निक का यूज किया गया था, फर्टिलाइजर का यूज किया गया था, इस तरीके से। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे क्या नुकसान क्या है, देखो आपको मतलब समझ आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। इसमें प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया था। पता प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जैसे ये प्रोडक्शन, मैंने इस जमीन पे खेती करी, ये जमीन खाली थी, इस पे भी खेती करना शुरू कर दी, इसे प्रोडक्शन बढ़ाना कहते हैं। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जैसे उस जमीन पे पहले, इसी जमीन पे, ये जमीन जो भी ले लो, 40 किलो उगता था, अब आपने अच्छे बीज लगा के इस पे 400 किलो उगा दिया, तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ना होता है। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन तो अपने आप बढ़ जाएगा, है ना? तो अगर आपसे पूछेगा ना ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे क्या है, बोलोगे इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, देश जो है वो सेल्फ रिलायंस हो गया, आत्मनिर्भर बन गया, हमें बाहर से सामान लेना नहीं पड़ा। समझ में आ रही है? और बना के तो नुकसान इसके क्या हुए? नुकसान ये हो कि जब हमने HYV केमिकल वाले बीज का यूज किया ना, तो इससे मिट्टी की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। इसके लिए पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ गई? और इससे क्या होगा, इनइक्वलिटीज आ गई, कुछ राज्य बहुत अमीर बन गए। क्योंकि देखो, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, इसका फायदा पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी को मिला था। बाकी स्टेट को इसका फायदा मिल ही नहीं पाया, क्योंकि वो यूज ही नहीं कर पाए। और इस तरीके से क्या हुआ, डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा पैदा हो गई, इनइक्वलिटीज बहुत ज्यादा पैदा हो गई। ठीक है, तो अब आ जाओ सेकंड में। ठीक है, समरी में। और मार्केट तो पता ही आपको क्या होता है, मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विस को बाय एंड सेल किया जाता है। और पालमपुर में बिजली के आने से क्या फायदे, ये भी बता दोगे? इलेक्ट्रिसिटी आने से क्या बेनिफिट मिलते हैं, आप बताओ? इलेक्ट्रिसिटी आने से ट्यूबवेल चलने लग गए, जो नाइट है उसमें भी वर्क होने लग गया, जो जो ट्रांसपोर्ट का काम है बहुत ज़्यादा ईजी होने लग गया, है ना? तो इस तरीके से वर्क जो है जल्दी होने लग गया, बना बना के लिख देना। ठीक है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आता है पालमपुर वाले में से, कि एक किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बोलोगे अगर एक किसान जनरली जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम होती है ना, उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास जमीन बहुत कम होती है, उसे खुद ही खेती करनी पड़ती है, क्योंकि वो बाहर से हायर नहीं कर सकता, उसको बचत नहीं हो पाती है, उसका प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है, तो उसका घर का गुजारा हो पाता है, तो उसे बहुत मुश्किल से जीवन यापन करना पड़ता है। ठीक है, और जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा होती है, वो ज्यादा। और पालमपुर में आपको पता है कि टोटल कितनी फैमिली रहती थी, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 450 फैमिली रहती थी, है ना? और उसमें से कितने लोग जो है वो बहुत ही ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है। ठीक है, चलो फिर ज्यादा डीपली हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मेन मेन, है ना? तो ये कह रहा है, ये आ गया ना सेकंड चैप्टर, पीपल को रिसोर्स कब कहा जाएगा, मतलब आप सबको रिसोर्स कब कहा जाएगा, ह्यूमन को रिसोर्स कब कहा जाएगा, जब उसमें जो है ना ऐसी काबिलियत है जो उस देश में प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, और एक ह्यूमन को कैपिटल कब बनाएंगे, जब उसमें स्किल होगी, जब उसमें नॉलेज होगी, जब उसमें जो है ना हेल्थ होगी, मेडिकल उसको फैसिलिटीज वगैरह मिल रही है और वो बीमार नहीं है। ठीक है, ये देखो मेन 3 बातें याद रखना। एग्जाम में इनमें से किसी एक पर 5 नंबर का पूछ लेता है कि ह्यूमन एक रिसोर्स है, उसमें एजुकेशन का क्या रोल है, स्किल का क्या रोल है, हेल्थ का क्या रोल है, जो आपको पता ना आप लिख देना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, हेल्थ बोलो, हेल्थ अगर होगी, किस अगर ह्यूमन की हेल्थ अच्छी होगी तो वो बिना रोक टोक के बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, यस या नो? और अगर किसी देश में लोग बीमार ही नहीं होंगे, तो मेडिसिन पे खर्चा नहीं होगा, तो वो पैसा उसकी प्रोडक्टिविटी पे लगेगा, उसका डेवलपमेंट होगा, बना बना के लिख सकते हो ना? अब ऐसे एजुकेशन का आप बता देना, एजुकेशन करेक्ट और सही मिलनी बहुत जरूरी होती है। एजुकेशन तो कोई भी ले लेता है, लेकिन अगर वो एजुकेशन ऐसी नहीं है जिससे कि उसे एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, उसकी जो नॉलेज है वो एनहेंस हो पाए, तब तक कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो अब आ जाओ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखो, अगर आप मंदिर में सेवा कर रहे हो तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हाँ या ना? लेकिन आप जो है किसी के यहाँ काम कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो मार्केट एक एक्टिविटी होती है और एक नॉन मार्केट होती है। ठीक है, तो मार्केट एक्टिविटी कौन सी होती है, जिसमें इंसान जो है ना वो काम करता है, ठीक है, और पैसा कमाने के लिए। ठीक है, और नॉन मार्केट एक्टिविटी वो होती है, ठीक है, जो किसी भी मॉनेटरी गेन के लिए नहीं की जाती है। ठीक है, जो सेवा करने के लिए की जाती है, जैसे कोई पूजा कर रहा है, तो इसे आर्थिक क्रिया गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं, पता है ना आपको? मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती। ठीक है,
और एजुकेशन के फायदे मैंने समरी में बता दिया, सरकार ने क्या क्या योजना बनाई है कि एजुकेशन अच्छी हो सके भारत में। तो सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, मिड डे मील योजना चलाई है, आरटीई एक्ट बनाया हुआ है। तो ये आपको लिख देना है, ठीक है, एजुकेशन में लिख दोगे ना। हेल्थ में आप बता दो कि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ होगी तभी वेल्थ होगी, हाँ या ना। आप स्लोगन भी लिख दिया करो अगर आपको कुछ याद हो, हेल्थ इज वेल्थ। अब एम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है, देखो एम्प्लॉयमेंट मतलब एक व्यक्ति काम करना चाहता है और उसको अवेलेबल वेज रेट पे काम मिल जाता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ मिलता है, एक मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे जो गवर्नमेंट में काम करते हैं ना, टीचर हो गए, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइज में आएंगे, क्योंकि उनके काम करने के घंटे फिक्स हैं, उनकी सैलरी फिक्स है, उनको पेंशन की फैसिलिटी मिलेगी, वो ऑर्गेनाइज में आएंगे। और जो अनऑर्गेनाइज होते हैं ना, उनको जो ना सारी फैसिलिटी नहीं मिलती, उनको फिक्स सैलरी नहीं मिलती, ठीक है, उनके काम करने के घंटे भी निश्चित नहीं होते हैं, जैसे मजदूर हो गए, ठीक है, दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हो गए, ये अनऑर्गेनाइज में आएंगे, ठीक है। समझ में आ गई, पता लग गया ना। एक एक दो दो पॉइंट लिखोगे, अपना बात बता दोगे। लिटरेसी रेट किसे कहते हैं, आप बोलोगे 7 साल या उससे ज्यादा कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वो लिटरेसी रेट कहलाता है, ठीक है। देखो भारत के अंदर ना कितना सिंपल बोला गया लिटरेसी रेट को, 7 साल या उससे अगर ज्यादा कोई व्यक्ति अगर वो पढ़ सकता है और लिख सकता है ना, देखो पढ़ और लिख दोनों की बात कर रहे हैं समझ के साथ, तो उससे हम बोलेंगे वो लिटरेट है, सिर्फ पढ़ना और लिखना जानता है वो, और अगर वो 7 साल से ऊपर है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी देश के अंदर कितना सा जिंदा रहता है। बर्थ रेट का मतलब होता है 1,000 लोगों में कितने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। डेथ रेट का मतलब होता है 1,000 लोगों में कितने लोग मर जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है 1,000 लोगों में जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं ना, ठीक है, वो कितने मर गए हैं उसमें से। मतलब 1,000 जो बच्चे हैं ना, जैसे मान लो 1,000 बच्चे हैं, उनमें से जो 1 साल से छोटे हैं ना, वो कितने मर गए 1 साल में, वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। अब देखो हमारे देश की जो इंडियन इकोनॉमी है ना, उसमें सेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में पता क्या आता है, जो खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, पशुओं को पालते हैं, जमीन खोदते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, मेन याद रख लो ये रखा। जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, फॉरेस्ट्री का काम करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, जानवर को पालते हैं, ठीक है। ये मत लेते हैं एनिमल को हस्बैंड बना लेते हैं, मजाक कर रहा था, ठीक है। फिशिंग, पोल्ट्री, ये सारे प्राइमरी में आते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में, सेकेंडरी में क्या आता है, जो रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में बदल देते हैं, ठीक है, जो कच्चे माल को कुछ बनाते हैं ना, उससे हम बोलते हैं सेकेंडरी। और टर्शरी किसे कहते हैं, जहाँ सर्विस दी जाती है, क्या दी जाती है, सर्विस, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचर, ठीक है, लॉयर्स, ये सब टर्शरी में आते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी। कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे अवेलेबल वेज रेट पे काम नहीं मिलता। अ पर्सन इज रेडी टू डू अ वर्क ऑन अवेलेबल वेज रेट बट ही डजंट गेट द वर्क इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक पर्सन है ना, वो अवेलेबल वेज रेट पे काम करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही। वो काम करना चाहता है, जो मार्केट में डिसाइड है कि भाई 700 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, वो कह रहा मुझे काम पे रख लो, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है, सीजनल, डिस्गाइज और अर्बन। सीजनल जब 12 महीने में से कुछ महीने काम मिलता है, बाकी महीने काम नहीं मिलता, उसे सीजनल मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। डिस्गाइज का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे किसी मशीन में 10 जनों की जरूरत है, कितने जनों की जरूरत है, 10 जनों की जरूरत है, लेकिन उसमें 12 जने काम कर रहे हैं, मतलब 2 जने फालतू काम कर रहे हैं। तो अगर उनको हटाएंगे तब भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है जितना 12 जनों पे हो रहा है। समझ में आई, मतलब उनको लगाओ या हटाओ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे जो होते हैं ना डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनमें प्रोडक्शन जीरो माना जाता है। क्योंकि देखो आपने 10 करे तब भी 10 यूनिट बन रही है, 12 जने करे तब भी 10 यूनिट बन रही है। तो ऐसे सिचुएशन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मतलब जब किसी काम में जितनी जरूरत होती है उससे जब ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं ना, when in any work the number of the people are more than the required person, that situation would be started disguised unemployment। मतलब जितने पर्सन की रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, अब सैलरी तो 12 जनों में बटेगी, मान लो मैंने बोला मैं तो 10,000 बांटूंगा, अब 10,000 जने होते तो 10,000 मिलते, अब 12 हो गए तो वही 10,000 बढ़ रहे हैं ना। तो ये बड़ा नुकसान होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो शहर में पाई जाती है बेरोजगारी। तो शहर में वैसे तो बहुत सारी है, आपके कोर्स में केवल
यहाँ पर दे रखा है एजुकेशन के रिगार्डिंग, मतलब एक व्यक्ति ने जो एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सा, एक व्यक्ति ने जो एजुकेशन गेट करी है ना, उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर नौकरी नहीं मिल रही ना, उसे बोलेंगे एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। देखो ये गांव के अंदर पाई जाती है, ठीक है, और ये शहर में पाई जाती है। शहर में और भी बेरोजगारी होती है, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, ठीक है। आपके कोर्स में एजुकेशन के रिगार्डिंग दे रखा कि एक व्यक्ति ने जो डिग्री गेट करी है, अगर उस डिग्री के अकॉर्डिंग उसे नौकरी नहीं मिल रही, तो उसे क्या बोलेंगे, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मेरे नियर में यहाँ पे कोई पर्सन था जो बीए पास है, लेकिन वो आलू बेच रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ ना। देखिए उसके बाद सोशल एक्सक्लूजन है, मतलब इसमें है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में जो दूसरे लोगों को मिल रहा होता है ना, वो नहीं मिल पाता है इन्हें। जैसे मान लो उन्हें बेटर कंडीशन नहीं मिल रही, अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा, इक्वलिटी नहीं मिल रही, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये सोशल एक्सक्लूजन में आ रहा है। जैसे मान लो आपको तो छुआछूत का भेदभाव किया जा रहा है इस तरीके से। और वल्नरेबल मतलब कौन सा असुरक्षित है, ठीक है, जो मतलब पुअर ही रह सकते हैं, तो ऐसे में एससी आते हैं, एसटी आते हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो सब आते हैं इसमें। और पॉवर्टी लाइन क्या होती है, ये वो लाइन होती है जो बताती है कि कौन पुअर है कौन पुअर नहीं है, मतलब जो मिनिमम लेवल को फुलफिल नहीं कर पाते ना, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे माने जाते हैं। तो पॉवर्टी लाइन में किन को नीचे माना जाता है, देखो हमारे देश के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है ना, उसको कैसे बताया जा रहा है, एक है कैलोरीज के बेस पर और एक इनकम के बेस पर। अगर गांव में 2400 कैलोरी है, ठीक है, और शहर में जो 2100 कैलोरी है, अगर वो इससे कम प्राप्त कर पा रहे हैं एक पर्सन के हिसाब से, तो उसे हम बोलेंगे कि ये जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं। मतलब आप जो खाना खाते हो ना रोज, आपको उस खाने से 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए। अगर इससे कम मिल रही है ना गांव में, तो आप गरीबी रेखा से नीचे माने जाओगे। और शहर में अगर आपको 2100 कैलोरी से कम मिल रही है, आप कहोगे सर शहर में इतनी कम, क्योंकि यहाँ पर ना फिजिकल वर्क ज्यादा होता है गाँव में, इसलिए गवर्नमेंट ने तय किया है। और इनकम के बेस पे अगर गाँव में एक व्यक्ति 816 रुपये महीने के अगर कमा पाता है, तो वो गरीब नहीं है। और अगर 816 से नीचे कमा रहा है तो गरीब है। और 1000 रुपये अगर है शहर के अंदर, वो एक महीने का कमा रहा है, तो वो ठीक है, लेकिन 1000 से कम कमा रहा तो गरीब है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक परिवार में 5 जने हैं और उस घर में कमाने वाला एक है, वो महीने के 5000 रुपये कमाता, तो वो परिवार गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा नहीं माना जाएगा। तो 5 जने हैं, 5000 कमाता, तो एक जने के पास कितने आ रहे हैं, 1000 रुपये आ रहे हैं, तो बोलेगे माना जाएगा, क्योंकि 1000 रुपये तक की सीमा को गरीबी रेखा बोला गया है। ठीक है, ऐसे आपको डिवाइड करके निकाल लेना है। ठीक है, ये याद रखना डाटा 816 और 1000 रुपये। ठीक है, देखो ये आ गया ना, देखो यहाँ वल्नरेबल थी ना, तो यहाँ पे बताओ कौन से ग्रुप को वल्नरेबल असुरक्षित बोला गया है, एससी को, एसटी को, एग्रीकल्चर लेबरर को, ये बोला गया है। और एग्जाम में आता है कि भारत के इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज को बताओ। बोलोगे भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जो काफी समृद्ध हैं, जैसे पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, कुछ राज्य ऐसे जहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है, बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ऐसे आप बना बना के लिख देना। ऐसे आएगा पंजाब हरियाणा ने अपनी गरीबी को कैसे दूर करा, बोलोगे एग्रीकल्चर की मदद से। केरला ने कैसे करा, ह्यूमन रिसोर्स की मदद से। वेस्ट बंगाल ने किससे करा, लैंड रिफॉर्म करके। आंध्र प्रदेश ने किससे करा, पीडीएस से। इन्होंने फ्री में या बहुत सस्ते रेट पे लोगों को अनाज देना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो वहां की गरीबी वैसी दूर हो गई। ये कदम उठाए गए थे इन राज्यों में। अब बिहार उड़ीसा को भी कुछ करना पड़ेगा ताकि इनके यहाँ की भी गरीबी खत्म हो। ठीक है, और ये एनएसएसओ क्या करता है, ये सर्वे करता है कि कौन पॉवर्टी लाइन से नीचे है, बहुत से डाटा को लेकर ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब अगर एग्जाम है ना कि पूरे विश्व की गरीबी बताओ, तो पूरे विश्व में यह बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति $1.90 से कम कमाता है, वर्ल्ड में एक व्यक्ति के पास एक दिन का $1.9 से कम है, तो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। और वर्ल्ड में जो है 10.7% के आसपास बोलेंगे। तो अगर पूछेगा ना ग्लोबल का बताओ, बोलोगे जो यूरोप के देश है उनमें गरीबी बहुत कम हो चुकी है, ना के बराबर है। लेकिन आज भी अफ्रीका के जो देश है, लैटिन अमेरिका के देश है, वो भी गरीबी को फेस कर रहे हैं। ठीक है, जो साउथर्न कंट्रीज है उन्होंने अपनी गरीबी को लगातार धीरे धीरे कम करते चले गए, जैसे भारत है और भी बहुत सी कंट्रीज है। ठीक है, वेस्ट की कंट्रीज में भी। अब ये देखो, अगर आए ना गरीबी के कारण क्या है, तो आप बोलोगे जमीन ना होना, नौकरी ना मिलना, बड़ी फैमिली होना, पढ़े लिखे ना होना, बीमार होना, असहाय होना, ठीक है, या छोटे उम्र में बच्चों से काम करवाना, तो ये सब गरीबी के कारण है। और आप ये भी बता सकते हो कि हमारे देश की गरीबी के और क्या कारण है। एक तो अंग्रेजों ने जो पॉलिसी बनाई, वो भारत की बिल्कुल भी वेलफेयर में नहीं थी। जब देश आजाद, वो हमें तब पता लगा कि भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है।
ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ भारत की बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, रिसोर्स कम है ना, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन चला था पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब गरीबी को दूर करने के कौन से उपाय हैं? देखो, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करके, दूसरा सरकार बहुत सारे कार्यक्रम लागू कर सकती है। ठीक है भाई, देखो अगर देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग जाएगी ना, सबको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ बढ़िया हो जाए, तो गरीबी अपने आप दूर होने लग जाएगी जब सरकार बहुत से कदम उठाए। दूसरा, सरकार भी बहुत सारी स्कीम लगा सकते हैं, जैसे मनरेगा, जिसको नरेगा भी कहते हैं। बताते ना, एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन की नौकरी मिलेगी। ठीक है, ये रहा नरेगा पे क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, कभी नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन आप समझ लो। ठीक है, मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग वाले में आ रहा था। इसमें 3 में से 1 नौकरी वुमन को दी जाती है। ठीक है, इसमें पहले 200 जिलों में बनाई गई थी, बाद में से 600 जिलों में कर दिया गया था। मेरी बात सुन रहे हो? तो ऐसी आपसे पूछे ना कि गरीबी को दूर करने के लिए 2 पॉलिसीज बता दो कोई, तो एक आप मनरेगा बता दो ना। देखो, पहले ना ये 2005 में जब बनी थी, इसका नाम नरेगा था। फिर 2008 में इसका नाम मनरेगा रख दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया। ठीक है, और जो है ना, हाँ, तो इस तरीके से ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ये 1993 में आई थी। ठीक है, इसमें छोटे छोटे बिजनेस सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, यहाँ पर है जो है फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि फूड सिक्योरिटी कब होगी, मतलब खाना सबको मिले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? पहला, खाना हर वक्त अवेलेबल हो पूरे देश में। दूसरा, लोग वहां तक पहुंच सके, एक्सेसिबल हो। तीसरा, अफोर्डेबल, मतलब लोग उसे खरीद भी सकें। मान लो हमारे देश में खाना अवेलेबल भी है और लोग वहां पहुंच भी पा रहे हैं, एक्सेसिबल भी है, लेकिन अगर उसे खरीद ही नहीं पा रहे, पैसे नहीं है, तो फिर देश में गरीबी नहीं हो जाएगी बहुत ज्यादा? तो सरकार क्या करती है, इसके लिए पीडीएस बनाती है। सरकार बफर स्टॉक बनाती है। एग्जाम में तो बफर स्टॉक क्या है, बोले कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहां पर गेहूं को, व्हीट को, राइस को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए, जैसे फ्लड आ जाए, ड्रोट आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में उस स्टेट में तो कुछ बनेगा नहीं, उस राज्य या यूनियन टेरिटरी को नुकसान ना हो। ठीक है, और देश के अंदर महंगाई एकदम ना बढ़ जाए, तो इसलिए हमें हर चीज यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है। तो बफर स्टॉक समझ में आ गया। और पीडीएस क्या होता है? पीडीएस जो है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं। इसके अंतर्गत सरकार राशन की दुकानें खोलती है। एग्जाम में आ भी जाता है कि राशन की दुकानों की प्रॉब्लम क्या होती है, बोलोगे इसमें अलग अलग कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है उनकी राशन की दुकानों में लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका फिक्स टाइम नहीं होता, इस तरीके से। और हंगर क्या, भूख क्या है? मतलब जब लोगों को फूड इनसिक्योरिटी हो, जितना खाना उन्हें मिलना चाहिए वो ना मिले, तो हंगर को 2 पार्ट में बांटा गया बच्चों, एक क्रॉनिक और एक सीजनल। जब एक व्यक्ति लंबे समय तो जितना उसे न्यूट्रिशन मिलने चाहिए ना, भोजन मिलना चाहिए, उतना मिलता ही नहीं है, तो वो होता है क्रॉनिक हंगर। तो मतलब वो सूखे सूखे रह जाते हैं, पतले पतले रह जाते हैं। दूसरा होता है सीजनल। सीजनल का मतलब होता है कि जब साल के कुछ महीने तो भर पेट खाना मिलता है, सारे न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन बाद कुछ महीनों में से काम ही नहीं मिल पाता सही से, तो वो पेट भर के खाना भी नहीं खाते, तो वो सीजनल जो है ना हंगर कहलाता है। ठीक है, तो हमें सरकार क्या कर सकती है, फूड ग्रेन मतलब पूरी मात्रा में हो तो सरकार पॉलिसी बना सकती है। सरकार जो है ऐसे ऐसे किसानों के लिए प्रोग्राम ला सकते हैं, ताकि वो प्रोडक्शन करें और देश के अंदर किसी अनाज की कमी ना हो। बफर स्टॉक बनाए, पीडीएस बनाए, फ्री में राशन या कम रेट पर राशन गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो अगर पूछेगा राशन कार्ड के बारे में, तो एक अंत्योदय कार्ड होता है, एक बीपीएल कार्ड होता है, एक एपीएल कार्ड होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ये हमारी बुक कंप्लीट हो गई है, मैंने समरी में आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, आप इसे थोड़ा सुन लेना। ठीक है, और हाँ, ये 1 नंबर का आज दिया है, तो कि दिल्ली में दूध पूरे समय मिलता रहे, तो मदर डेयरी ने बहुत बड़ा रोल निभाया। ठीक है, ये कोऑपरेटिव कहलाते हैं, कोऑपरेटिव। और अमूल कहाँ का है? गुजरात का है। महाराष्ट्र में कौन सा है? ठीक है, महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, एडीएस है। ठीक है, एनजीओ है यहाँ पर, जो अनाज के बैंक बना के रखते हैं, अनाज रखते हैं, ताकि हर वक्त रहे। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ा रोल निभाया। ठीक है, बाकी ये कभी कभी आ जाता है, मैचिंग में दे रहे थे। मिड डे मील भारत में कब आई थी, तो 1995 में लिखा है। और इसमें 8वीं तक के बच्चे को फ्री में स्कूल में खाना दिया जाता है। ठीक है, तो इतना ही है इस वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।